हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे दाग क्लास ईएडी ग्रुप पे आप सभी का वेलकम करता हूं। तो बेटा हमारा चल रहा है हिंदी, चल रहा है सेशन में। क्या चलता है? हिंदी। और हिंदी हम कंप्लीट करते आ रहे हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। जो थंबनेल पर नजर आएगा वो क्लास के अंदर भी नजर आएगा आपको बेटा, ठीक है। तो हमने बेटा वो देख लिया सारा कुछ। वर्णमाला को देख रहे थे, ठीक है ना। वर्णमाला में आज देखेंगे बच्चे हम स्वर। क्या देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? स्वर को देखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे स्वर, और स्वर होता क्या है, ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, सब कुछ इनका देखना है हमें। कौन सा उच्चारण, किस स्वर का कहां से उच्चारण होता है, कहां से क्या होता है, ठीक है। तो देखो बेटा, मैंने बात करी थी आपसे, नजर आ रहा ना? हाँ नजर आ रहा ना, यहाँ पे सब नजर आ रहा है सभी को, ठीक है। तो बेटा वर्णमाला की मैं बात कर रहा था। तो ये तो मैंने बोल दिया था, एक तो स्वर में बंटता है। किस में बंटता? स्वर में। और एक क्या रहेगा? व्यंजन में, ठीक है ना, व्यंजन में। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इस पे हमने बात कर ली थी। तो बेटा स्वर और व्यंजन में, ठीक है ना। तो स्वर बेटा इनका क्या बताया था मैंने? स्वर, इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। कैसा? स्वतंत्र होता है। इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, ठीक है बेटा। और इनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। इसमें क्या कहानी थी? इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से या स्वर की सहायता से होता है। क्या? स्वर की सहायता से होता है। सहायता से होता है, ठीक है बेटा, होता है, ठीक है। अब थोड़ा काला काला सा नजर आ रहा है। चलो भाई, अब साफ नजर आ रहा है। तो देखें बेटा, यहां देखेंगे, इनको उच्चरित करते समय बेटा, करते समय किसी भी स्वर या व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है भाई। इनको उच्चरित करते समय किसी भी स्वर या व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है बेटा, नहीं होती है। तो ध्यान रखेंगे, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या बोला जाता है? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या बोलते हैं माय डियर? वर्णमाला, ठीक है। अयोग भाई भी बताए थे मैंने। अयोग भा कौन से हैं? अयोग वाहा, ठीक है ना। अयोग प्लस वहा कौन से बच्चा? एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? दो होती है। ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, ना ही व्यंजन। ना तो स्वर है बेटा और ना ही व्यंजन। सार्थक मौखिक ध्वनि की लघुत्तम इकाई, ठीक है। एक चीज और डाल लें, ये मैंने करा दिया ना, वर्ड तो मैंने करा दिया बेटा आपको, ठीक है। अब देखो, अब जो स्वर है ना, स्वर को क्या बोला जाता है बेटा? अच बोला जाता है। किसमें? संस्कृत में। स्वर को क्या बोलते हैं? इस स्वर को बेटा अच बोला जाता है। किसमें? संस्कृत में। संस्कृत में अच बोलते हैं इसे, संस्कृत में अच बोलते हैं। और व्यंजन को संस्कृत में क्या बोला जाता है? हल बोला जाता है। क्या? हल। किसमें बेटा? संस्कृत में। व्यंजन को हल बोला जाता है किसमें माय डियर? संस्कृत में बोला जाता है बेटे, ठीक है।
किस में बेटा? संस्कृत में हल बोला जाता है, इतना ध्यान रखेंगे। चलो और देखते हैं अब आगे को। मैं इसे रब करता हूं थोड़ा। तो देखो भाई, अब ये बेटा इसे भी रब करता हूं, इतना तो लिख लिया ना हमने। देखो इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वर की संख्या कितनी होती है भाई? 11 होती है। ठीक है। वाक्य, वाक्य से छोटी इकाई क्या हो जाएगी? उपवाक्य हो जाएगी। ठीक है ना? एक जो सेंटेंस बोलते हो उससे छोटा सब सेंटेंस हो जाएगा, यानी कि वाक्य, उससे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? उपवाक्य हो जाएगी। फिर बेटा पदबंध हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पदबंध, पदबंध। ठीक है। वाक्य, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उससे छोटी इकाई पदबंध। फिर क्या आएगा बेटा? पद आएगा। पद से शब्द आएगा। ठीक है। या पद और शब्द एक साथ भी रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, पद और शब्द को एक साथ भी रख सकते हो। फिर आएगा बेटा अक्षर। फिर उसके बाद छोटी इकाई होगी ध्वनि या फिर वर्ण। तो बेटा यहां बोल सकते हो कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है? वर्ण है। वर्ण, वर्ण। अगर वर्ण ना मिले ऑप्शन में तो ध्वनि मिल जाएगा, ध्वनि। ठीक है ना? अब देखो, अब यहां देखो, देखो जैसे ये कमल है, कमल का मैं वर्ण विन्यास करूं तो क से आ बाहर निकाल दिया, म से आ बाहर निकाल दिया, ल से आ बाहर निकाल दिया। तो बेटा ये तो कितने थे? 3 अक्षर थे। अब यहां वर्ण कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब इन्हें आप ब्रेक नहीं कर सकते हो और इन्हें आप तोड़ नहीं सकते। अब बेटा इन्हें आप तोड़ नहीं सकते। ठीक है। एक चीज और, यहां देखो, अगर मैं बात करूं 11 प्लस के, 11 क्या? स्वर, प्लस के 2, प्लस के 33, प्लस के 2, प्लस के 4, कितना हुआ बेटा? ये प्लस 2 प्लस 4 कितना हुआ? काउंट करो तो 33 और 11 44, 44 और 6 50 और 2 52, कितने हो गए? 52 हो गए। तो वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है, स्वर और व्यंजन को मिलाकर, स्वर और व्यंजन को मिलाकर। तो ये देखो हमें पढ़ना क्या क्या है? 11 तो बेटे ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं, स्वर। 2 क्या होते हैं बेटा? 2 होते हैं ये अयोगभा, जो ऊपर पहले लिखे थे मैंने। 33 क्या होते हैं बेटा? व्यंजन होते हैं। क्या? व्यंजन। ये आगे चल के पढ़ेंगे, जैसे एक वर्गीय व्यंजन थे इसमें जो आते थे 25, तो यही हो गए 25 और 4, 4 और थे, सॉरी। ठीक है। 2 क्या हो गए? द्विगुण हो गए। 4 क्या होते बेटा? संयुक्त व्यंजन हो गए। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। ठीक है। और यहां पे 25 प्लस के 4 प्लस के 4, तो ये तो वर्गीय व्यंजन हो गए, ये ऊष्म व्यंजन हो गए, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए बेटा। अब बात करता हूं मैं स्वर पे। ठीक है। स्वर को पढ़ने जा रहे हैं हम। किसको? स्वर को पढ़ने जा रहे हैं। इधर आ जाओ, स्वर को देखते हैं। हेडिंग डालोगे अब स्वर। स्वर डालोगे बेटा हेडिंग। क्या? स्वर। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसे बॉवल।
ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, वोवेल्स बोलते हैं। तो ध्यान देंगे, स्वर, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, स्वरों का उच्चारण कैसा होता है? तो बेटा स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है। तो पहली लाइन लिखेंगे, स्वरों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है। कैसा होता है बेटा? स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है। परिभाषा के अनुसार स्वरों की संख्या 11 है, परंतु अयोगभाव भी हैं दो, तो मिला के दोनों अयोगभाव को मिला के कितनी हो जाती है? तो वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। अगर क्वेश्चन आए कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए 11। ठीक है, तो दूसरी लाइन में लिखेंगे, दूसरी लाइन क्या बोलती है बेटा? परिभाषा के अनुसार परिभाषा के अनुसार संख्या कितनी है? 11। ठीक है, परिभाषा के अनुसार संख्या कितनी बेटा? 11। 11 है, परंतु दो अयोगभाव भी हैं, परंतु दो अयोगभाव। अयोगभाव कौन से बेटा? ये वाले दो अयोगभाव। परिभाषा के अनुसार स्वरों की संख्या 11 है, बट दो अयोगभाव भी हैं, और दो अयोगभाव जोड़ने से, दो अयोगभाव जुड़ने से वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। कितनी? 13 हो जाती है। ठीक है बेटा, एक लाइन और लिखो, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 11 है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 11 है बेटा। कितनी? 11, जिनका हम उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जिनका हम उच्चारण कर सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। अब स्वरों का भेद देखते हैं हम, अगली लाइन में हेडिंग डालेंगे। तो पहले ये देख लो, यहां पे लिख लो बेटा, आप पहले कौन कौन से स्वर हैं इन्हें लिखो पहले। दो और दो 4 और दो 6 और दो 8 और दो 10 और 11, और ये अयोगभाव अलग है बेटा, अयोगभाव ये अलग है। ठीक है, इन्हें अलग रखना। ये ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, फिर भी हम इन्हें स्वर में ऐड कर लेते हैं, बट उच्चारण के आधार पर पूछेगा तो 11 होंगे वो। ठीक है ना। स्वरों के भेद, स्वरों के भेद या प्रकार, हेडिंग डालेंगे अब, स्वरों के भेद। स्वर बोले तो बेटा अच, स्वरों के भेद या प्रकार। ठीक है, पहला हेडिंग डालेंगे बेटा इसमें, उत्पत्ति के आधार पर। किस पे? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर बेटा। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर दो ही टाइप के होते हैं ये। ठीक है ना,
उत्पत्ति के आधार पर बेटा दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो आपका मूल स्वर होता है, एक मूल स्वर, एक संधि स्वर। तो यहां पे डिवाइड करेंगे दो तरीके से, एक तो बेटा मूल स्वर हो गया और एक हो गया आपका दूसरा संधि स्वर। संधि स्वर हो गया, ठीक है। स्वरों के भेद तो पहला देखा हमने उत्पत्ति के आधार पर बेटा। तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो मूल स्वर होता है और एक संधि स्वर होता है, एक संधि स्वर। मूल स्वर का मतलब क्या हुआ बेटा, जो जड़ से जन्मा हुआ है, जो जड़ से जन्मा हुआ है, ठीक है ना। तो ये होते हैं बेटा चार, इनकी संख्या कितनी होती है, चार होती है। कौन कौन से, अ, ई, उ और री, ये चार होते हैं, ठीक है। इन ये कितने होते हैं, चार होते हैं। ध्यान रहे संख्या कितनी होगी इनकी, चार होगी मूल स्वर की। वैसे किसी किसी किताब में तीन भी माने रखा होता है, बट वो इसको री को नहीं हट लगाता। बट आपको आंसर कितना करना है, ऑप्शन में चार मिलेगा तो चार को टिक करना है, और अगर तीन मिलेगा तो तीन को टिक करना है। दोनों ही मिल गए, ऐसा ही तो बन जाता है, दोनों मिल गए तो फिर चार को टिक करना है, ठीक है। तो मूल स्वर तो होते हैं भैया चार। अब मैं बात करता हूं बेटा संधि स्वर की, किसकी, संधि स्वर की। ये होते हैं बेटा सात, कितने होते हैं, सात, ठीक है। अब संधि स्वर ये अन्य स्वरों के मेल से बनते हैं, यहां लिखेंगे बेटा इसमें, ये अन्य स्वरों के मेल से बनते हैं। ये अन्य स्वरों के मेल से बनते हैं। नाम से पता चल रहा होगा बच्चा, संधि, संधि हो रही है, यानी कि अब जब संधि होगी, दो चीजें जुड़ेंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो स्वरों के मेल से बनते हैं। संधि स्वर ये अन्य स्वरों के मेल से बनते हैं, मतलब या दो स्वरों के मेल से बनते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो कि दो स्वरों के मेल से बनते हैं, या अन्य दो स्वरों के मेल से, या अन्य लिख लो या लिख लो ऐसे, दो स्वरों के मेल से बनते हैं। कैसे सर, समझ नहीं आई बात, पल्ले नहीं पड़ी बेटा। यहां देखो आ प्लस आ, तो क्या हो गया, दीर्घ आ हो गया, बन गया, बन गया ना, बन गया, दो स्वरों के मेल से बन गया, संधि हो गई, कर दी, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना बेटा, वर्णमाला को, स्वर और व्यंजन को बड़े अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि सारी संधि इसी पे होनी है आपकी। अगर ये समझ में आ गया तो संधि भी समझ में आ गई आपके, ठीक है ना, संधि भी समझ में आ गई। तो यहां देखेंगे बेटा, इसे बांटेंगे हम दो पार्ट में, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। थोड़ा मैं ऊपर लिख दूं इसे अब, ठीक है। इसे बांटेंगे बेटा हम दो पार्ट में। पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। किसको, संधि स्वर, संधि स्वर को, ठीक है ना। स्वर संधि होती है, वो स्वर संधि होती है, ठीक है, उसमें मत पहुंच जाना। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, संधि स्वर को, किसको, संधि स्वर को हम दो पार्ट में बांटेंगे, एक तो दीर्घ संधि स्वर और एक संयुक्त संधि स्वर, ठीक है बेटा। एक कौन सा, संयुक्त संधि स्वर, और एक कौन सा होगा बेटा, दूसरा दीर्घ स्वर, दीर्घ, दीर्घ संधि स्वर। क्या, दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर
तो बेटा ये जो संयुक्त संधि स्वर होते हैं ना, इनकी संख्या होती है बेटा 4 और इनकी संख्या होती है 3। हो गए ना, ये 7 थे ना, यहां पे 7 को मैंने बांट दिया, 4 और 3 7, और बेटा 4 ये तो 7 4 11 हो गए ना, हो गए, यहां तक कंप्लीट मार दिए मैंने। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल स्वरों की संख्या बताओ। तो मूल स्वरों की संख्या होती है बेटा कितनी? 4। अ ई उ रे। वो कहेगा संधि स्वरों की संख्या बताओ, तो बेटा संधि स्वरों की संख्या होती है 7। ये रही, कितनी होती है? 7। ठीक है, अब 7 में भी हमने डिवाइड कर दिया, इसे भी हमने डिवाइड कर दिया। कैसे बेटा? संयुक्त संधि स्वर में और दीर्घ संधि स्वर में। अगर वो पूछता है कि संयुक्त संधि स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4, और दीर्घ संधि स्वरों की संख्या कितनी है? 3। ठीक है, अब देखेंगे बेटा जो दीर्घ संधि स्वर बनते हैं ये सजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं। यहां लिखेंगे आप सजातीय नजर आ रहा है ना? आ रहा है। सजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं। किससे? सजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं। कैसे बेटा? यहां देखेंगे, अगर मैं आ प्लस आ करूं तो क्या बनेगा? दीर्घ आ बनेगा। एक तो ये बन गया। ऐसे ऊ प्लस ऊ करूं तो क्या बनेगा? दीर्घ ऊ बनेगा। एक ये बन गया। और ऐसी ई प्लस ई करूं तो दीर्घ ई बनेगा। क्या बनेगा बेटा? दीर्घ ई। ये बन गया। बन गए? 3 बन गए ना? नजर आ रहा है भाई यहां पे? ये सब यहां देखो, ई प्लस के ई तो क्या बन गया? दीर्घ ई बन गया। ये बन गया। तो 3 बन गए। तो यहां लिख देता हूं मैंने, एक आ दीर्घा और दीर्घ ऊ और दीर्घ ई। 3 होते हैं बच्चा दीर्घ संधि स्वर जो सजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं। अब बात करता हूं बेटा मैं संयुक्त संधि स्वर। किसकी? संयुक्त संधि स्वर की बात करता हूं। तो संयुक्त संधि स्वर ये कैसे बनते हैं बेटा? विजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं। विजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं। कैसे? देखो रे, इधर आओ, आ प्लस ई क्या बनेगा? ए। और आ प्लस ए क्या बनेगा? दीर्घ ए। यहां देखेंगे आ प्लस उ तो औ, और आ प्लस औ औ, ये बन गया। तो 4 ये हो गए और 3 ये हो गए। तो कितने हो गए बेटा? 7 हो गए। 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो ये कितने हो गए? 7। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इनका फटाक से। एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भैया। चलो देखो बेटा, आगे देखते हैं। ठीक है बेटा, तो ये संयुक्त संधि स्वर हो गया, दीर्घ संधि स्वर हो गया। इतना क्लियर होगा? चलो अब मैं आगे देखता हूं। तो आगे देखते हैं। देखो स्वरों के भेद उत्पत्ति के आधार पर हमने कर दिए। पहला तो ये कर दिया। देखो बेटा आगे देखो,
अब उच्चारण काल के आधार पर, दूसरा उच्चारण काल या ब्रैकेट में लिख लो मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। स्वरों के भेद बेटा, ठीक है, स्वरों के भेद। तो मैंने कहा ये बेटा देखो ध्यान देंगे यहां पे, हिंदी में तो दो होते हैं, हिंदी में तो दो होते हैं, दो प्रकार होते हैं। संस्कृत में इसके तीन प्रकार होते हैं। संस्कृत में कितने होते हैं बेटा? तीन प्रकार होते हैं, ठीक है। तो देखो कौन कौन से, तो यहां देखेंगे पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा। एक ह्रस्व स्वर, कौन से? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा बेटा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तीसरा बेटा प्लुत स्वर, कौन सा? प्लुत स्वर। समझ में आया? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। बेटा जो ये प्लुत स्वर होता है ये संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता। हरिओम राम ये करके देखेंगे। अब मैं ह्रस्व स्वर की बात करूं बेटा, उच्चारण में बहुत कम समय लगता है ह्रस्व स्वर में। यहां देखेंगे उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। यानी कि एक मात्रा, या बेटा बोल सकते हो लघु मात्रा। कौन सी? लघु मात्रा, ठीक है। एक मात्रा या लघु मात्रा। बेटा आ क्या होता है? आ बेटा अमात्रिक स्वर होता है। क्या होता है? अमात्रिक स्वर होता है, ठीक है। अमात्रिक स्वर होता है। कौन से होते हैं ये? जो मूल स्वर होते हैं, जो मूल स्वर होते हैं। और मूल स्वर कितने पड़े बेटा? चार पड़े, तो ये होते हैं। ह्रस्व स्वर कौन से हो गए? ये चार हो गए, ठीक है। अब करता हूं दीर्घ स्वर। यहां देखेंगे इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय ज्यादा लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दो गुना समय ज्यादा लगता है, दो मात्रा के बराबर। क्या? दो मात्रा के बराबर बेटा, के बराबर। या बोल सकते हो बेटा द्विमात्रिक। क्या? द्विमात्रिक बोल सकते हो, ठीक है ना। या दीर्घ मात्रा भी बोल सकते हो, या फिर नहीं गुरु मात्रा। क्या? गुरु मात्रा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, लघु मात्रा तो ऐसे होती है बेटा ये, और गुरु मात्रा बेटा ऐसे होती है एस की तरह। किसकी तरह? आस की, एस की तरह होती है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं दीर्घ स्वर कौन कौन से हो गए बेटा। जो दीर्घ है, एक तो ये हो गया, एक बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गई, दोनों ए हो गई, औ हो गई और औ हो गई,
औ से औरत। ठीक है, 3 और 4 7 हो गए, 3 4 7 हो गए बेटा। कितने हो गए? 7। इसकी बात करूं तो ये बेटा संबोधन हेतु, संबोधन हेतु इसका प्रयोग होता है। संबोधन हेतु इसका प्रयोग होता है। इसमें बेटा 3 मात्रा होती हैं। क्या? 3 मात्रा। ह्रस्वध्वनि से, ह्रस्वध्वनि की तुर, ऐसे लिखो, गला खराब हो रहा है थोड़ा बेटा, दिक्कत तो नहीं कोई। ह्रस्वध्वनि की से 2 गुना समय, 2 गुना समय ना, 2 गुना नहीं, 3 गुना, 3 गुना लिखना। 2 गुना तो उसमें लगता है दीर्घ मात्रा में, दीर्घ स्वर में। 3 गुना समय ज्यादा लगता है। ह्रस्वध्वनि की तुलना में 3 गुना समय ज्यादा लगता है बेटा। जैसे इसका जो चिन्ह होता है, चिन्ह लगातार 3 एस होते हैं बेटा, ये लगातार 3 एस। जैसे हरिओम, कैसे बेटा? हरिओम, हे राम, ओम, ओम, ऐसे करके 3 मात्राएं होती हैं इसमें। ठीक है, 3 मात्राएं बेटा इसमें होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया उच्चारण के आधार पर ह्रस्व ध्वनि, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब मैं बात करता हूं बेटा मुख द्वार के आधार पर। मुख द्वार के आधार पर तो देखेंगे मुख द्वार के आधार पर। तीसरा आता है बेटा मुख द्वार के आधार पर। मुख द्वार के आधार पर खुला या बंद। तो बेटा ये होते हैं 4 बोल सकते हो आप इन्हें। कैसे? 4। ठीक है, 4 में डिवाइड करो इन्हें, एक साथ ही पढ़ लो। 4, 1 2 3 4, ऐसे करके पढ़ लो। ठीक है, पहला होगा बेटा समृत स्वर। समृत स्वर। दूसरा होता है बेटा अर्ध समृत, मतलब समृत का ही दूसरा पार्ट है अर्ध समृत। मैंने लिख दिया। वैसे तो 2 टाइप ही होते हैं, एक समृत होता है, एक विवृत होता है। ठीक है, और अर्ध समृत हो गया। विवृत स्वर, क्या? विवृत स्वर, एक अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर। ठीक है, 3 टाइप के हो गए, 4 टाइप कर दिया मैंने। विवृत, अरे विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। ठीक है, वैसे तो मेनली 2 ही होते हैं, समृत स्वर और विवृत स्वर होते हैं। ठीक है, चलो अब समृत स्वर कौन से होते हैं बेटा? इसमें जीव को
ऊंचा लेकर जाते हैं तालू के पास, तालू के पास। ठीक है, मुखद्वार मुखद्वार कम मुखद्वार कम या छोटा खुलता है, मुखद्वार कम या छोटा खुलता है। ठीक है, जैसे बेटा कौन कौन से हो जाएंगे एग्जाम्पल, जैसे इसमें हो जाएंगे बेटा ई ई ई ई ऊ ऊ। देखो बोल के कम ही खुलेगा, इसमें बोल के देखोगे तो कम खुलेगा। ठीक है, इसमें मुखद्वार मुखद्वार बेटा, तो यहां देखो अर्धसमृत, अर्धसमृत में बेटा मुखद्वार, मुखद्वार कैसा भाई, मुखद्वार बच्चे इसमें क्या होगा, कम संकरा होगा। कैसा, कम संकरा, कम संकरा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा इसके कौन से, यानी कि कम संकरा का मतलब क्या होगा, आधा बंद होगा, आधा बंद होगा। ठीक है, तो देखो समृत स्वर तो ये हो गए ई ऊ, और अर्ध समृत स्वर दो, ए ओ, आधा बोल के देखो। ठीक है, पेपर में मिलेगा कि अर्ध समृत स्वर कौन है, इनमें से एक मिलेगा, टिक कर देना, वहां आंसर हो गया। विभ्रत स्वर की बात करूं बच्चा, जीभ को नीचे तालू से दूर, ठीक है ना, जीभ को नीचे, यहां देखेंगे जीभ को नीचे तालू से दूर। ठीक है बेटा, जीभ को नीचे तालू से दूर, और मुख द्वार पूरा खुला रहता है, मुख द्वार पूरा खुला रहता है, मुख द्वार पूरा खुला रहता है। ठीक है बेटा, मुख द्वार पूरा खुला रहता है। ठीक है, कौन से, आ एग्जाम्पल देखेंगे, आ ये वाला हो गए सारे ना ना ना। अभी अर्ध विवृत स्वर भी बच गया है। अर्ध विवृत स्वर में मुख द्वार आधा खुला, क्या बेटा, मुख द्वार आधा खुला, आधा खुला, मुख द्वार कैसा रहेगा, आधा खुला रहेगा। इसमें ए औ ए ये रख दिया क्या मैंने, ओ ठीक, इसमें डबल औ आएगा, औ, और इसमें अंकी बिंदी नहीं आएगी। ठीक है, अंकी बिंदी इसमें नहीं आएगी, ये हो जाएंगे। तो ये हो गए मुख द्वार के आधार पर स्वरों का प्रकार। ठीक है बेटा, अब चलते हैं जीवा के प्रयोग के आधार पर, जीवा के प्रयोग के आधार पर, तो वो देखेंगे। तो देखेंगे बेटा, जीव के प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर बेटा देखेंगे स्वरों का भेद। ठीक है, स्वरों का भेद जीव के प्रयोग के आधार पर देखेंगे बेटा। तो देखो कैसे,
ये जीभ बना लो बेटा यहां पे। ये अग्रभाग हो गया तो अग्र स्वर हो गए। ये मध्य भाग हो गया तो मध्य स्वर हो गए। ये पश्च भाग हो गया तो बेटा पश्च स्वर हो गए। क्या हो गए? पश्च स्वर हो गए। ठीक है, तो अग्रभाग ई ई, देखो बोल के ई ई, जीभ कैसे? ई ई ए ए आ, मध्य भाग से जीभ के बीच वाले पोर्शन से आ, बाकी इधर आ जाएंगे। ओ ओ ओ औ, ये आ गए। ठीक है बेटा, बाकी इधर आ गए। क्लियर है? अब व्रतमुखी देखते हैं। ये चौथा टाइप हो गया ना, पांचवा टाइप व्रतमुखी। क्या बेटा? व्रतमुखी देखते हैं। तो व्रतमुखी बात करूं तो इसमें क्या रहता है बेटा? होठ गोल होते हैं, होठ गोल हो जाते हैं, जैसे ऊ ऊ ओ ओ। होठ गोल हो जाते हैं। ठीक है, व्रतमुखी। अनाव्रतमुखी छठा, अनाव्रतमुखी। बेटा मुखी, व्रतमुखी क्या होता है? सर्कल गोल बन जाए जिसमें मुंह, ऊ बन रहा है ना, देखो ऊ बन रहा है तो व्रतमुखी हो गए। ठीक है ना? ऊ ई नहीं है बेटा, ये ऊ है। ठीक है ना? ऊ, दोनों ऊ और दोनों औ। अनाव्रतमुखी औ उन बाकी छोड़, जिसमें होठ गोल नहीं होते, जिसमें होठ गोल नहीं होते। इसमें होठ गोल नहीं होते हैं। ठीक है बेटा? स्वर को, ठीक है ना, स्वर आपने ये पढ़ लिया, खत्म हो गया। स्वर में बहुत कुछ होता है बेटा। ठीक है, स्वर में बहुत कुछ होता है। तो देखो, अभी तो नहीं हो पाएगा बेटा पूरा स्वर आपका। ठीक है, अगले लेक्चर में हम स्वर को देखेंगे। स्वर को अगले लेक्चर में हम खत्म कर देंगे बेटा, क्योंकि अभी इनका उच्चारण स्थान रह गया, मात्रा रह गई, बहुत कुछ रह गया है। तो बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, तो आपका सारा जो भी नॉन टेक के एग्जाम में हिंदी आता है सबके लिए बेनिफिशियल है। पूरा डिटेल करा रहा हूं, नोट्स बनाते जाओ प्रॉपर। ठीक है बेटा, प्रॉपर नोट्स बनाते जाइएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्वर के साथ में। अभी फिनिश नहीं हुआ है स्वर, अगले लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। तो द क्लास ईडी ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा फैलाइएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, और हमारा एक चैनल और चल रहा है द स्कूल ईडी ग्रुप करके, RIMC सैनिक स्कूल, AMU और नवोदय विद्यालय के लिए। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू सो मच।